उन्होंने पहले हमारा मुंह दबाया, फिर उन्होंने बोला जो है हम दे दो नहीं तो मार डालेंगे। इन्होंने हाथ पैर मारे और मेरे को घसीट के उधर ले गए। ये वाली अलमारी उन्होंने ढूंढी, नहीं मिला। मैंने बोला मैं सब दे दूंगी, हमको छोड़ दो। मेरा सामान मैंने सब निकाल के दे दिया। कब की बात है? ये मेरे को आधा घंटा हो गया चिल्लाते चिल्लाते। मेरा एक जन मेरे मुंह के पास बैठा था। ये महिला जो दहाड़े मार मार कर रो रही है अपने पति की लाश के पास बैठकर, लोग इसको चुप कर रहे हैं क्योंकि किसी ने इसके पति की गला काट कर हत्या कर दी। यहाँ तक कि पुलिस इस महिला से बोल रही है कि तुम परेशान मत हो, हम तुम्हारे पति के कातिलों को नहीं बख्शेंगे क्योंकि उन्होंने तुम्हारे इतने अच्छे पति को मार डाला। भी शादी को महज कुछ ही साल गुजरे थे और तुम्हारे पति को मार दिया। हर कोई इस महिला के ऊपर तरस खा रहा था, लेकिन किसी को भी कानो कान खबर नहीं थी कि जो महिला अपने पति के पास दहाड़े मार मार कर रो रही है, सीना ठोक ठोक कर रो रही है, उसी ने अपने पति की हत्या की है। और आखिर में जब पुलिस कातिलों को ढूंढते हुए पहुंचती है तो महिला इस पत्नी के गिरबान को पकड़ लेती है और पता चलता है कि इसी ने अपने पति की गला काट कर हत्या की थी। लेकिन सवाल ये कि आखिर इसने हत्या क्यों की, और हत्या इतनी प्लानिंग से की थी कि किसी को भी शक नहीं हुआ। फिर ये कैसे पकड़ी गई? जब पूरी कहानी शुरुआत से आखिर तक आप सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। तो चलते हैं और जो आज की घटना है उसको शुरुआत से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और आप लोग ज़रा से भी कमेंट नहीं कर रहे हैं, फिर मैं नाम किसका पढूं? तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका कमेंट्स में नाम पढूं तो जल्दी से नीचे जाएं, कमेंट्स कर दें, फिर मैं आपके नाम को वीडियो के आखिर में अगली वीडियो में ज़रूर पढ़ूंगा। तो जल्दी से नीचे जाकर कमेंट कर दें। अब आज की जो घटना है, घटना की तरफ बढ़ते हैं। घटना मध्य प्रदेश का धार जिले की और वहीं का एक राजौद थाना है और उसी थाने के अंतर्गत एक गोदी खेड़ा गांव है। और उसी गांव में 7 अप्रैल की रात लगभग 2 से ढाई बजे का टाइम था। सारे लोग गहरी नींद में सोए हुए थे, लेकिन उसी टाइम पर गांव के कुछ लोगों को एक महिला के चीखों की आवाज़ सुनाई देती है कि महिला चीख रही है, मदद की गुहार लगा रही है, मतलब बचाओ बचाओ चीख रही है। लोग यहाँ खुलती है, वो मतलब देखते हैं, डायरेक्टली कोई घर से बाहर तो निकलता नहीं है। वो लोग ध्यान देते हैं कि आखिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो लोग देखते हैं कि जो आवाज़ आ रही है वो देव कृष्ण के घर से आ रही है, जो अपनी पत्नी प्रियंका के साथ रहता है। और वहीं जो देव कृष्ण का घर है उसके बराबर में ही देव कृष्ण की माँ रहती हैं अपनी बेटी ज्योति के साथ। तो देव कृष्ण का तो उनके पास नंबर नहीं था, लेकिन वो जो देव कृष्ण है उसकी माँ लक्ष्मी को फ़ोन लगाती हैं। रात के 2:30 बजे के टाइम पर फ़ोन लगाती हैं और बोलती हैं कि घर पर क्या हुआ है, आपकी जो बहू है शायद उसकी चीखने की आवाज़ें आ रही हैं, बचाओ बचाओ। तो जैसे ही मतलब माँ जो लक्ष्मी है वो ये सुनती हैं तो बोलती हैं अच्छा 1 मिनट रुको, मैं जाती हूँ और देख कर आती हूँ। वो बाहर आती हैं, बाहर अपने मतलब पड़ोस में घर है उनके बेटे का, तो वो बाहर आती हैं और अपने बेटे के घर की तरफ जाती हैं। जब घर में जाती हैं तो जो घर का मेन गेट था वो खुला हुआ था, वो अंदर पहुँचती हैं और वो देखती हैं कि बेड पर उनका बेटा उल्टा पड़ा हुआ है, मतलब गर्दन उसकी उल्टी है। तो उनको लगता है कि शायद बेटा सो रहा होगा, क्योंकि बेटा हमेशा उल्टा ही सोता है। और उनकी नज़र पड़ती है कि कमरे से जो बहू है प्रियंका, उसकी चीखने की आवाज़ें आ रही हैं, मतलब बचाओ बचाओ की। तो वो कमरे की तरफ जाती हैं और देखती हैं कि प्रियंका उनकी बहू के हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए हैं, मुंह पर एक पट्टी सी बंधी हुई है और जिससे वो चीखने की कोशिश कर रही है, उसी से आवाज़ें बाहर की तरफ जा रही हैं। तो जो माँ है, जो लक्ष्मी है, वो हैरान हो जाती हैं कि आखिर बहू के हाथ पैर मतलब किसने बांधी है, कहीं मेरे बेटे ने तो नहीं बांधी, और मेरा बेटा तो सो रहा है, वो उठा क्यों नहीं, भला मेरे बेटे ने ऐसा क्यों किया। जैसे ही माँ जो प्रियंका के मुंह से वो हटाती हैं टेप वगैरह, तो प्रियंका चीखती है उन्हें मार दिया, उन्हें मार दिया, बदमाश सब लूट कर ले गए। और फिर क्योंकि बूढ़ी माँ है तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वो ध्यान देती हैं तो घर का सामान बिखरा हुआ था। वो प्रियंका के हाथ पैरों को खोलती हैं, प्रियंका उठती है और अपने पति जो देवकृष्ण है उनकी तरफ भागती हुई पहुंचती है और जैसे ही उनको सीधा करती है तो गर्दन पूरी कटी हुई थी। ये नज़ारा देखकर माँ की चीख निकल जाती है और क्योंकि गांव वाले तो उठ चुके थे, गांव वाले भी बाहर खड़े हुए थे। फौरन लक्ष्मी की चीखों की आवाज़ सुनकर गांव वाले अंदर आते हैं। अंदर आकर देखते हैं तो ये दिखता है क्या मतलब जो देवकृष्ण है उसकी गर्दन काट कर हत्या कर दी है और दूसरी तरफ जो प्रियंका है वो दहाड़े मार मार कर चीख चीख कर रो रही होती है और बता रही होती है कि बदमाश आए थे, मुझे अंदर बांध दिया था, मुझे तो अभी माँ जी ने खोला है। अब जाहिर सी बात है भाई, अगर ये हत्या करती मतलब प्रियंका ने कुछ किया होता तो प्रियंका के हाथ पैर तो नहीं बंधे होते, लेकिन प्रियंका अंदर कमरे में हाथ पैर बंधे हुए थे, ये पड़ी हुई थी और दूसरी तरफ
जो देवकृष्ण था वो दूसरे वाले कमरे में पड़ा हुआ था। अब गांव वाले फौरन जो राजौंद थाना था पुलिस को सूचना देती हैं कि यहाँ पर एक घर में लूट हुई है। बदमाशों ने पूरे घर में लूटपाट की, एक तरफ पत्नी को बांध दिया और दूसरी तरफ जो पति है उसने विरोध किया तो उसकी हत्या कर दी और लूट कर फरार हो गए। पुलिस पहुंचती है, पुलिस जो प्रियंका थी उससे पूछताछ करती है कि आखिर क्या हुआ। तो प्रियंका बताती है कि हम लोग खाना खाने के बाद बैठे हुए थे, थोड़ी लगभग 12 से 1 बजे के टाइम पर के गेट बजता है और जब ये देवकृष्ण गेट पर जाती हैं, आवाज़ लगाकर पूछते हैं कि कौन है, तो एक शख्स बाहर से आवाज़ लगाता है कि गेट खोलो, कुछ काम है। जब वो गेट खोलते हैं तो 3 से 4 बदमाश थे जो अंदर घुस आते हैं और देवकृष्ण के ऊपर हमला कर देते हैं। मुझे 2 लोग पकड़ लेते हैं, मुझे कमरे में ले जाते हैं। जब मैं चीखती हूँ, पुकारती हूँ तो बोलते हैं कि अगर तुम चीखोगी तो हम तुम्हारे पति को मार देंगे, जितना भी जेवर तुम्हारे घर पर है वो जल्दी से हमें बता दो और हमें सारा जेवर दे दो। अब जब वो 2 बदमाश ये बोलते हैं तो मैं ये बोलती हूँ कि मैं सारा जेवर दे दूंगी, बस मुझे छोड़ दो, मेरे पति को छोड़ दो, जो चाहो वो ले जाओ। तो जो देवकृष्ण है वो विरोध कर रहे थे, उनको दूसरे कमरे में ये 3 बदमाश खींच कर ले जाते हैं। मेरे पास एक बदमाश खड़ा रहता है और वो मेरे हाथ पैरों को बांध देता है, मेरे कपड़े भी फाड़ देता है और उसके बाद मुझे नहीं पता कि इन लोगों ने देवकृष्ण के साथ क्या किया। मैं तो बस चीख रही थी, चीखने की आवाज़ें सुनकर माँ जी आती हैं और उन्होंने मुझे खोला। पूरे घर में जो बदमाश थे उन्होंने लूटपाट की और वो सारा जेवर लूट कर ले गए। मैंने भी अपना सारा जेवर निकाल कर उनको दे दिया था, लेकिन उसके बाद शायद मेरे पति ने विरोध किया होगा, इस वजह से उनकी हत्या कर दी। पुलिस ये बात सुनती है तो पुलिस को लगता है कि शायद मतलब प्रियंका इतना रो रही है तो ज़रूर ऐसा ही हुआ होगा। वहीं पुलिस पूरे घर की छानबीन करना शुरू करती है कि शायद कुछ ना कुछ मिल सके। डॉग स्क्वाड को बुलाया जाता है, एक चीज़ को ढंग से देखा जाता है। पूरे घर की जब पुलिस छानबीन कर रही थी तो जो बेड है, बेड के नीचे एक छोटा सा बॉक्स था, उस बॉक्स के अंदर जो भी घर का सारा जेवर था, जो प्रियंका बता रही थी कि लूट कर ले गए सारा जेवर, वो जेवर छिपा हुआ था और पैसे भी छुपे हुए थे। और उसी टाइम पर पुलिस के दिमाग में शक आ जाता है कि प्रियंका ये बोल रही थी इसने खुद जेवर निकाल कर बदमाशों को दिया था और जेवर तो घर के अंदर ही मिल गया, तो भला ऐसा कैसे हो सकता है। जेवर घर में है और बदमाश आए, लूटपाट की और बिना लूटपाट करे चले भी गए, जेवर घर पर रखकर चले गए। तो यहाँ से पुलिस के दिमाग में शक आता है और उसके बाद पुलिस जो गली में दूर दूर गलियों में CCTV कैमराज लगे हुए थे उनको चेक करती है कि शायद कोई आते जाते दिख जाए, कुत्तों को भूंसते हुए दिख जाए, लेकिन पुलिस को कोई भी नहीं दिखता। सिर्फ एक युवक उस गली से निकलता हुआ दिखता है और उसके अलावा कोई भी नहीं दिखता। अब पुलिस का जो शक था वो प्रियंका के ऊपर जाता है। प्रियंका जो इसकी कॉल डिटेल्स थी वो निकालना शुरू करती है, प्रियंका के बारे में पता किया जाता है। तो उसी बीच जो ये देवकृष्ण है जिसकी हत्या हुई है, उसकी बहन ज्योति प्रियंका अपनी भाभी के ऊपर ये आरोप लगाती है कि जो ये हमारी भाभी हैं प्रियंका, इनके अवैध संबंध कमलेश नाम के युवक से चल रहे थे जो इनके घर के पास ही का रहने वाला था। और जो प्रियंका है हमारी भाभी, इनकी शादी जब हुई थी जब ये 15 साल की थी, यानी कि 2015 में शादी हो गई थी और 2015 से मतलब ये उस टाइम पर नाबालिग थी। तो शादी के बाद 5 साल तक जो देवकृष्ण हमारे भाई हैं इन लोगों को अलग रखा जाता है क्योंकि बाल विवाह इन लोगों का हुआ था। और 5 साल गुजरने के बाद जब भाभी 20 साल की हो जाती हैं, 20 से 21 साल की हो जाती हैं, तो 2020 और 21 के बीच में ही इनकी शादी का प्रोग्राम किया जाता है और विदा करवाकर हम अपनी भाभी को, प्रियंका को ले आते हैं। लेकिन इनको लाने के बाद हमें ये पता चलता है कि 2017 में ही, मतलब शादी होने के बाद ही 2017 में जब ये 17 साल की थी, तो उस टाइम पर इनके प्रेम संबंध गांव के ही लड़का है एक जिसका नाम कमलेश है, उसके साथ शुरू हो गए थे और उसी के साथ प्रेम संबंध चल रहे थे। और ये बात इसका जो भाई है देवकृष्ण उसको भी पता चल गई थी। लेकिन शादी के बाद ये अपनी पत्नी से कुछ नहीं बोलता था, पत्नी विवाद करती थी। पत्नी के कई सारे और वीडियो मिले जिसमें वो देवकृष्ण के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही थी। देवकृष्ण को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, इसकी शादी मजबूरी में कर दी गई थी। ये देवकृष्ण से काला बोलती थी और बोलती थी कि तू काला है, तू मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ऐसे ही कर कर विवाद चल रहे थे। लेकिन देवकृष्ण को ये कानो कान खबर नहीं थी कि ये कमलेश के साथ मिलकर इसको मारने की भी प्लानिंग कर रही है। और ज्योति इल्ज़ाम लगाती है कि जो कुछ किया है इसका जो प्रेमी है कमलेश, उसके साथ मिलकर इसने किया है। अब ये इल्ज़ाम छोटी बहन लगाती है, पुलिस को छोटा सा हिंट मिलता है। दूसरी तरफ जब पुलिस कॉल डिटेल्स निकालती है, पता करती है, तो पुलिस को ये पता चलता है कि लास्ट जब रात में ये कांड हुआ है, जिस टाइम पर ये कांड हो रहा था, ये जो बता रही है प्रियंका, उस टाइम पर
प्रियंका बराबर कॉल पर बातचीत कर रही थी अपने नंबर से कमलेश से। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि ये बोल रही है कि 1 बजे के टाइम पर आरोपी आए थे, उसके बाद इसने बातचीत नहीं की, लेकिन इसने कमलेश से कॉल पर फिर बातचीत कैसे कर ली। अब पुलिस को एक मौका मिलता है, पुलिस फौरन प्रियंका को गिरफ्तार कर लेती है। दूसरी तरफ जो कमलेश था उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और इन लोगों से सख्ती से पूछताछ की जाती है। सबूत दिखाए जाते हैं कि जेवर तुमने बोला था तुमने अपने हाथ से दिए, फिर ये जेवर घर में कैसे निकले। दूसरी तरफ तुम बोल रही हो कि 1 बजे के बाद तुम्हारे हाथ पैर बांध दिए गए थे, लेकिन फिर 1 बजे के बाद तुमने फ़ोन कॉल पर कैसे बातचीत कर ली अपने प्रेमी से। और जो मौत हुई है, जो तुम्हारे पति की हत्या की गई है, वो 1 बजे के टाइम पर कर दी गई थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पता चला है। तो इतने सारे सबूत जब सामने रखे जाते हैं और प्रियंका टूट जाती है और बोलती है कि हाँ मैंने ही हत्या की है, जो अपना पति है उसकी हत्या मैंने ही की है, बड़ी प्लानिंग्स है, लेकिन मैं पकड़ी गई। सबसे ज़्यादा अफसोस की बात, अब ये शुरुआत से पूरी कहानी बताती है कमलेश से ये प्यार करती थी और कमलेश के साथ ये शादी करना चाहती थी, लेकिन इसके परिवार ने बाल विवाह कर दिया था। इस वजह से ज़बरदस्ती में ये देवकृष्ण को भुगत रही थी, लेकिन देवकृष्ण से अलग रहना चाहती थी, तलाक लेना चाहती थी और देवकृष्ण इसको तलाक देना चाहता ही नहीं था। और ये 2-3 साल, मतलब ये 15 दिन अपने घर रहती थी, 15 दिन यहाँ पर रहती थी और 2 साल तक तो मतलब ये अपने मायके में रही है, 2 साल तक तो ये आई भी नहीं है। और जब आई तो सिर्फ तलाक लेने की इसकी जिद थी, लेकिन देवकृष्ण इसको तलाक नहीं देना चाहता था। देवकृष्ण इससे सच्चा प्यार करता था, इसको पसंद करता था और यही एक गलती देवकृष्ण की उसके ऊपर भारी पड़ गई। ये बताती है कि जब इसको एहसास होता है कि देवकृष्ण इसको छोड़ेगा नहीं, तो ये अपने प्रेमी कमलेश से बोलती है और कमलेश का एक दोस्त है जिसका नाम सुरेंद्र भाटी है। सुरेंद्र भाटी से बातचीत की जाती है कि भाई सुरेंद्र भाटी, तुम्हें ऐसे ऐसे रात को जाना है और तुम्हें हत्या करनी है। अगर कमलेश जाएगा तो हो सकता है लोकेशन के ज़रिए या फिर कैमरे वगैरह में आ जाए और ये पता चल जाए कि कमलेश ने हत्या की है। इसलिए ये लोग 1 लाख रुपए सुरेंद्र भाटी को देते हैं और 5 अप्रैल की डील फाइनल होती है कि 5 अप्रैल को ये जो प्रियंका है ये गेट खोल देगी, तुम्हें अंदर जाना है, लूटपाट करनी है और हत्या कर देनी है देवकृष्ण की। तो ये जो सुरेंद्र भाटी है ये क्रिमिनल टाइप का है, ये जेल से छूट कर आया है, इसको क्राइम करने की मतलब अच्छी नॉलेज है। तो ये 7 अप्रैल को आता है, प्रियंका गेट खोलती है और ये अंदर जाता है। और जो प्रियंका है इसने नींद की गोलियां पहले से ही देवकृष्ण को चाय में पिला दी थी, तो देवकृष्ण गहरी नींद में सो रहा था। और ये जो सुरेंद्र भाटी है ये देवकृष्ण के सीने पर बैठता है, प्रियंका पैर पकड़ लेती है और सुरेंद्र भाटी चाकू से देवकृष्ण के गले को काट डालता है। फिर ये उसके बाद जो लूट का ड्रामा था, अपना सामान वगैरह इधर फेंकती है और जो अपने जेवर थे उनको छुपा कर रख देती है कि पुलिस आएगी तो ये बता सके। फिर उसके बाद ये सुरेंद्र भाटी इसके थोड़े से कपड़े फाड़ता है और ये अपने हाथ पैरों को बंधवा कर वहीं पर लेट जाती है और चीखती चिल्लाती रहती है कि शायद इसकी कोई मदद के लिए आएगा। और बराबर ये कमलेश को इसने पूरा अपडेट दे दिया था कि इसने अपने पति को हत्या करवा दी है, ये लोग कामयाब हो गए और ये लोग बहुत खुश थे। अंदर से प्रियंका की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन बस ये ड्रामा कर रही थी कि ये पकड़ी ना जाए। लेकिन एक गलती ये कि जेवर इसने छुपा दिए और दूसरी गलती ये कि ये कॉल पर बराबर बातचीत करती रही। तो क्राइम करने वाला कितना भी शातिर हो, कैसी ना कुछ गलती छोड़ देता है और वो पकड़ा जाता है। प्रियंका पकड़ी गई और इसका प्रेमी कमलेश पकड़ा गया। वहीं जो किलर है सुरेंद्र भाटी वो फरार चल रहा है, पुलिस उसको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन इस घटना ने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए कि प्रियंका ने, वैसे लोग ये कहते हैं कि कम उम्र की लड़कियों से अगर आप शादी कर लेंगे तो वो लड़कियां ऐसी मतलब कैरेक्टर लेस नहीं होती, वो आपको निभा कर रखेंगी, सही से रहेंगी। अब आप क्या बोलेंगे, क्या इसने तो 15 साल की उम्र में ही शादी कर ली थी, लेकिन फिर उसके बाद इसका प्रेमी बन गया और प्रेमी के लिए इतनी अंधी हो गई कि इसने देवकृष्ण को मतलब मौत के घाट उतार दिया। अब आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। और प्रियंका और उसके प्रेमी कमलेश को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, जिसने एक बेकसूर मासूम से देवकृष्ण को, जो सच्ची पक्की मोहब्बत करता था, उसको मोहब्बत के बदले में मौत मिली। तो इन कातिलों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।